Okay, students. Now, next 7 question. Question is, write down any 4 advantages of the study of comparative government and politics. कि हमें ये किताब comparative government and politics क्यों पढ़नी चाहिए, इसके एडवांटेज क्या है, इससे पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं. ठीक है, अगर एक पॉलिटिक्स का स्टूडेंट्स है, ऐसे वो बुक्स वगैरह रीड आउट करता है तो वो फ्यूचर में क्या गेन करेगा. द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इनेबल आस टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम. अगर कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो स्टूडेंट है इस चीज़ को स्टडी करता है तो उससे ये समझने में आसानी होगी कि हमारे दो देशों का जो सेम सिस्टम है, मान लो कि इंग्लैंड के भी में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसे हम संसदीय प्रणाली कहते हैं, उसमें दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है और डिसिमिलैरिटीज़ क्या है. ठीक है, जब दोनों को चैप्टर को रीड आउट करेंगे, दोनों को चीज़ों को देखेंगे हम, तब हमारे सामने जो उनकी सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज़ आएगी. फिर हम गेन करेंगे कि किस चीज़ में कौन सा लेकर पॉइंट रह गया है. सेकंड, इट लेज एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज. पहली बार ये हुआ है मॉडर्न टाइम में, या 21 सेंचुरी में, कि हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे देशों की भी पोलिटिकल सिस्टम को पढ़ा जा रहा है. नहीं तो हमेशा होता था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, डेवलपर कंट्री है, उनकी पॉलिटिक्स को पढ़ा जाता था तो इनको इग्नोर किया जाता था. तो बाद में देखा गया कि नहीं, उनकी भी अगर जैसे सरकारें चेंज होती है, ठीक है, कोई सिस्टम चेंज होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो फॉरेन में भी, दूसरे देशों में भी अफेक्ट करती है. तो इसलिए एम्फेसिस इसमें ये चीज़ें जोर देने लगी कि नहीं, डेवलपिंग कंट्री को भी स्टडी किया जाए. थर्ड ये हुआ कि नो सब्जेक्ट कैन बी स्टडी इन द आइसोलेशंस एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ले एम्फेसिस ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी. कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, चाहे मैं एसएसटी पढ़ रही हूँ, चाहे मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, ठीक है, चाहे मैं मैथ ही पढ़ रही हूँ, जो स्पोल कर लो, तो मैं उसे आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकती. आइसोलेशन ये नहीं कि मैं उसे अकेले घर में बैठ कर पढ़ रही हूँ. आइसोलेशन का मतलब कि मैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ रही हूँ ना, तो मैं उस टाइम का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उस टाइम की पॉलिटिक्स है, उस टाइम की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, ठीक है, उन सभी को भी स्टडी करूँगी, तब मैं अच्छी तरह एनालिसिस कर पाऊँगी कि उस टाइम की राजनीति ऐसी क्यों थी. अगर मैं इंडिया की सपोज करो जो देखूँगी, सिविल ऑबिडेंस क्यों हुआ, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट, जो ऐसा नॉन अलाइनमेंट हमने क्यों किया, तो उस टाइम का इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जो सारी चीज़ों को देखूँगी, फिर मैं इससे अच्छी तरह चीज़ को समझ पाऊँगी. यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी होगा. कोई भी सब्जेक्ट हमने पढ़ना है तो इंटरडिसिप्लिनरी होना ज़रूरी है कि दो सारी सब्जेक्ट हम उसके साथ साथ में पढ़े, फिर अच्छी तरह हम समझ पाएंगे उस देश की पॉलिटिक्स को. नेक्स्ट है रीवैलिडिफिकेशन ऑफ द पास्ट थ्योरीज विद द यूज़ ऑफ द न्यू टूल्स. जो भी पीछे थ्योरीज लागू की गई थी कि नहीं ऐसे ही सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, मान लो डेमोक्रेसी सिस्टम अच्छा है हमेशा सभी के लिए, तो वो दोबारा से थ्योरी को यूज़ किया जाता है न्यू टूल्स के अकॉर्डिंग, कि सचमुच में ही आज के समय में जहाँ देश में ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं, जहाँ लोगों में डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं होता, जहाँ लोग ज़्यादा रिलीजियस टाइप के होते हैं, तो वहाँ सच में डेमोक्रेसी लागू हो सकती है? नहीं. एग्जाम्पल ले लो आप अफ़गानिस्तान की, जैसे और मुसलमान कंट्रीज़ वगैरह की, ठीक है, वो अपने धर्म को ज़्यादा पहल देंगे, डेमोक्रेसी को पहल नहीं देंगे. ठीक है, तो उस चीज़ को देखना पड़ता है. ऐसे हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं अगर हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ते हैं. थैंक्स बेटा.